हेलो। हाँ जी। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो 3 दिन के बाद हम वापस आ गए हैं। ठीक है, घूमी घूमी होगी हमारी, तो हम वापस आ गए हैं। आई नो आपने मिस किया होगा। आई होप किया ही हो। मैंने तो स्टूडियो को इतना ज्यादा मिस किया, मतलब बहुत मिस किया मैंने। और जी, पढ़ाई कैसी चल रही है? 12th के एग्जाम्स हैं, कैसी तैयारी चल रही है? सबकी सही चल रही है? अभी नीट की भी डेट आ जाएगी। ठीक है। तो जी, एक्चुअली में हुआ क्या कि एक जो वीडियो लेक्चर था वो अपलोड नहीं हुआ। मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ था, वो स्ट्रीमिंग पे नहीं किया था। तो इसी वजह से वो लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है। लेकिन आज वो उसको अपलोड करवा दूंगी, और ये भी रिकॉर्डिंग पे ही है अभी, तो इसको भी अपलोड करवा दूंगी। ठीक है। तो मुझे पता नहीं था कि वो अपलोड नहीं हुआ है, तो सॉरी उसके लिए। लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर दिया था। ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एल्फर्ड हर्शे मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट, और साथ के साथ हमने क्या पढ़ा था? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। और हमने देखा था कि कैसे प्रूफ हुआ कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द ऑर्गेनिज्म, मतलब इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ओके। हाँ जी। चलें जी। अब हमें क्या देखना है? अब हमें आगे देखना है कि डीएनए है क्या। हमने डीएनए को ही क्यों जेनेटिक मटेरियल कहा, हमने आरएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं कहा, और ऐसा क्या हुआ कि आरएनए से हमें डीएनए बनाने की जरूरत पड़ी इन अ प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन। हमें इवोल्यूशन में आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? एनसीईआरटी में कुछ चीजें मेंशन है कि लाइफ की जो बेसिक प्रोसेसेस है, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, या फिर स्प्लाइसिंग, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो वे सभी की सभी किसके चारों तरफ घूमती है? वो आरएनए की तरफ घूमती है। तो ये इशारा क्या है? ये इशारा ये है कि जब स्टार्टिंग में, जब हमारा इवोल्यूशन की स्टार्टिंग थी, तब उसमें हुआ क्या कि पहले शुरू शुरू में मेन मेन चीजें होती थी, तो वो चीजें आरएनए के थ्रू होती थी। ठीक है। उस टाइम अपना डीएनए डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन कुछ एक कमियां थी अपने आरएनए में। इसी वजह से हुआ क्या, हमें क्या बनाना पड़ा? डीएनए। ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे डीएनए वर्सेस आरएनए। क्या देखेंगे हम? डीएनए वर्सेस आरएनए। क्या देखना है हमें? डीएनए वर्सेस आरएनए। अभी मैंने बताया ना कि डीएनए अच्छा है या आरएनए अच्छा है, इसके बारे में हमें क्या करना है? अपनी आगे की पढ़ाई करनी है। तो चलें जी, देखें। तो हमने क्या बोला कि आरएनए, क्या बोला था मैंने कि जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। हमने क्या बोला था? मोर देन 95 टू 98% ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल है अपना डीएनए। और कुछ एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपना क्या है? आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके। हाँ जी। तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इसका है क्यूबी बैक्टीरियोफेज। क्या है? क्यूबी बैक्टीरियोफेज। ठीक है। अब ये मेरे को बताओ, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? हमने पिछले वाले लेक्चर में ही हमने पढ़ा था। सॉरी जिसने नहीं देखा है, तो कॉमन नॉलेज तो सभी को होगी ना। ठीक है। कि ये बैक्टीरियोफेज होते क्या है? देखो, बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस हैं जो अपनी बैक्टीरिया के अंदर बीमारियां पोज करते हैं। क्या होते हैं ये? बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया के अंदर क्या करते हैं? बीमारियां पोज करते हैं। इसका एक और एग्जांपल क्या है? अपना TMV, दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस। क्या है? टोबैको मोजाइक वायरस। आई समझ में? तो टीएमवी और क्यूबी बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या पाया जाता है? अपना जेनेटिक मटेरियल एज अ डीएनए पाया जाता है। वैसे किसी ने देखा ही होगा अपनी एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी में, ऐसे ऐसे डायग्राम है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे वो कैप्सिड कैप्सोमियर ऐसे ऐसे लगाए हुए हैं। तो ये क्या था अपना? ये क्या था अपना? RNA। ठीक है। ओके जी। अब हम आगे क्या देखेंगे? चले जी। अब हम क्या देखेंगे? अपने डीएनए और आरएनए के बीच का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है। देखो, कुछ एक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, मतलब जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कुछ एक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि 12th क्लास में एडमिशन लेना है, जैसे अपन नए स्कूल में जाते हैं, तो वहां पे कहते हैं इतने मार्क्स तो आपको हमारे टेस्ट में आने ही चाहिए। ठीक है। तभी आपका एडमिशन होगा। जैसे हम नीट देते हैं, आईआईटी देते हैं, तो उसमें होता है कि आप कितना
मार्क्स आएंगे, कट ऑफ जाती है, फिर जाके क्या होता है, अपना सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें कॉलेजेस अलॉट होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। हमने क्या देखा, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज टू बी अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, प्रॉपर्टीज टू बी अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, उनमें से एक एक प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। तो उसमें से पहली है कि वो क्या कर सके, रेप्लीकेशन। क्या कर सके, रेप्लीकेशन। क्या कर सके, रेप्लीकेशन। रेप्लीकेशन का क्या मतलब है कि वो अपने से खुद को बना सके। जैसे डीएनए होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, डीएनए खुद को रेप्लिकेट करके क्या बना लेता है, डीएनए। जैसे ऐसे होता था, इसके स्ट्रैंड थे, ये पहले क्या हो जाते थे, अलग हो जाते थे, अलग होने के बाद एक ये स्ट्रैंड, एक ये स्ट्रैंड, इसके साथ में ऑटोमेटिक दूसरा स्ट्रैंड बन जाता था। तो क्या कहते थे कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से कितने स्ट्रैंड बन गए, 2 स्ट्रैंड बन गए। इसी को हमने क्या बोला, रेप्लिकेशन। क्या बोला, रेप्लिकेशन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, उस जेनेटिक मटेरियल को क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके पास होनी चाहिए, वो एक्ट क्या कर सके, रेप्लिकेशन कर सके। क्या कर सके, अपना रेप्लिकेशन कर सके। दूसरी प्रॉपर्टी अपनी क्या आती है, वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केमिकली, हम क्या लिखेंगे, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो केमिकल स्टेबल का मतलब क्या है कि वो जल्दी से रिएक्ट ना करे, वो जल्दी से रिएक्ट ना करे। और दूसरा क्या है, उसकी स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसी हो कि वो जल्दी से चेंज ना हो। जैसे अपना डीएनए ऐसे होता है, ऐसा नहीं है कि कभी ऐसे बन गया कभी ऐसे बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए कि वो केमिकली और स्ट्रक्चरली कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और अपना थर्ड क्या आता है, थर्ड आता है कि देखो अगर वो स्टेबल होगा, अगर वो स्टेबल होगा तो कॉमन सी बात है, इसके अंदर चेंजेस क्या आएंगे, स्लो। चेंजेस क्या आएंगे, स्लो। आई समझ में, चेंजेस क्या आएंगे, स्लो। तो हम क्या कहेंगे कि पहला पॉइंट है कि जो भी अगर किसी भी चीज को एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करना है तो सबसे पहले उसका रेप्लिकेशन होना चाहिए, वो खुद से नए अपने जैसे कुछ बना सके, तो उसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। दूसरा क्या है, केमिकली और स्ट्रक्चरली कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, मतलब वो जल्दी से रिएक्ट ना करे और उसकी स्ट्रक्चर जल्दी से चेंज ना हो। ठीक है, और साथ के साथ इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इससे हमने कंक्लूजन निकाला कि अगर वो स्टेबल है तो कॉमन सी बात है उसके अंदर चेंजेस कैसे होंगे, स्लो चेंजेस उसके अंदर होने चाहिए। बेटा आ रही है समझ में आपको, चले जी आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि वो क्या कर सके, अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर्स की फॉर्म में शो कर सके। मैं इधर लिख दूं, फोर्थ अपना थर्ड पॉइंट तो ये लिख देती हूँ, चेंजेस स्लो। देखो चेंजेस इन डीएनए इज नोन एज म्यूटेशन। एक बात ये याद रखना, म्यूटेशन क्या होती है, अपने डीएनए में चेंजेस होना, और उसकी वजह से अगर अपने डीएनए में ही चेंज आएगा तो अपने अंदर भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। उसको क्या बोलेंगे हम, म्यूटेशन। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, फोर्थ पॉइंट अपना, कि वो मेंडेलियन कैरेक्टर्स में शो कर सके, मेंडेलियन कैरेक्टर्स की फॉर्म में शो कर सके। इसका मतलब हम समझते हैं, इसका मतलब क्या है, मेंडेलियन कैरेक्टर की फॉर्म में शो करने का मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। तो देखें मेंडेलियन कैरेक्टर की फॉर्म में शो करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसके पास जो इंफॉर्मेशन है, वो इसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो सके, कैरेक्टर्स की फॉर्म में चेंज हो सके। ठीक है, समझ में कैसे, मान लो अपने मान लो कि किसी के पास इंफॉर्मेशन है, मान लो कोई भी आरएनए है या फिर डीएनए है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, किस चीज की इंफॉर्मेशन है, उनके पास इंफॉर्मेशन है कि आपको क्या करना है, कि आपको आईज का कलर मान लो ग्रीन करना है। अभी मैं घूमने गई थी ना, तो मेरे को रोमानियन लड़की मिली, इतनी सुंदर थी, इतनी मतलब बेबी डॉल जैसी होती है ना, इतनी
छोटी सी क्यूट सी, जैसे हम गुड़िया लेके आते सेम वैसे थी। तो उसका आई का कैरेक्टर कैसा था, ब्लू ग्रीन जैसा था। तो वो ब्लू ग्रीन का कैरेक्टर कैसे हुआ, वो ब्लू ग्रीन का कैरेक्टर इसलिए हुआ क्योंकि उसके जो जेनेटिक मटेरियल था उसके पास क्या है, इंफॉर्मेशन है कि उसकी आईज का कलर कैसा होना चाहिए, ग्रीन या फिर ब्लूइश कलर उसका होना चाहिए। आई समझ में? ओके जी। तो हमने क्या पढ़ा, अगर किसी भी चीज को जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसे रेप्लिकेशन, फिर क्या करना चाहिए उसे, वो केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, स्टेबल, और क्या होना चाहिए उसके अंदर म्यूटेशन क्या होनी चाहिए, स्लो म्यूटेशन होनी चाहिए, उसके अंदर चेंजेस स्लो होने चाहिए, और वो मेंडेलियन कैरेक्टर्स की फॉर्म में क्या कर सके, शो कर सके। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो चारों प्रॉपर्टीज हैं ये कौन अच्छी शो करता है, डीएनए अच्छी शो करेगा या फिर आरएनए अच्छी शो करेगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डीएनए वर्सेस आरएनए। क्या लिखेंगे हम, डीएनए वर्सेस आरएनए। चलें जी, अब हम क्या कहेंगे, अब हम क्या देखते हैं। देखो पहला कैरेक्टर क्या था, मैंने तुम्हें क्या बताया था, रेप्लिकेशन। क्या है, रेप्लिकेशन। देखो डीएनए का रेप्लिकेशन अपने सिलेबस में है। देखो रेप्लिकेशन इजी क्यों है, रेप्लिकेशन यहाँ पे इजी क्यों है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्रिटी है। जैसे ए के सामने डीएनए में टी आएगा, अगर सी है तो जी आएगा, जी है तो सी आएगा, टी है तो ए आएगा। तो ये हमें पता है, तो ये इजी प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे, रेप्लिकेशन किसके अंदर होता है, डीएनए के अंदर। अब हैरानी की बात ये है, लोग कहेंगे कि आरएनए के अंदर तो रेप्लिकेशन नहीं होता। नहीं, आरएनए भी क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, बट ये अपना पीएचडी या फिर एमएससी के बाद जो हम मतलब उसके बारे में स्टडी करते हैं तब हमारे जो सिलेबस में ये टॉपिक आएगा। ठीक है, तो लेकिन हमने क्या देखा कि रेप्लिकेशन किस किस के अंदर होता है, डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन को समझना हमारे लिए इजी सा होता है क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, समझा रखा है कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करेगा। आरएनए का रेप्लिकेशन अपने अंदर अपने सिलेबस के अंदर नहीं दिया हुआ, इसलिए हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है डाइजेस्ट करने में कि डीएनए भी रेप्लिकेशन कर सकता है। बट नहीं, डीएनए एक्चुअली मेरी रेप्लिकेशन कर सकता है। डीएनए क्या कर सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है, क्योंकि अपना जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफेजेस हैं, वायरोइड है, उसके अंदर क्या रेप्लिकेट करेगा, उसके अंदर आरएनए ही रेप्लिकेट करेगा। बस उसका मैकेनिज्म अपने बुक में नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता। आरएनए भी रेप्लिकेट कर सकता है, डीएनए भी रेप्लिकेट कर सकता है। तो यहाँ पे डीएनए और आरएनए को इक्वल पॉइंट्स मिले। डीएनए भी रेप्लिकेट कर रहा है और क्या कर रहा है, अपना आरएनए भी रेप्लिकेट कर रहा है। तो अब अभी तक ये क्या चल रहे हैं, दोनों इक्वल चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, दोनों इक्वल चल रहे हैं। अब हम देखेंगे अपना सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो बाहर से आने के बाद ना वहां की लैंग्वेज थोड़े से आपके लैंग्वेज पे टच आ जाता है। ठीक है, देखें जी, अब हम क्या बोलेंगे। अब अपना सेकंड पॉइंट है कि वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। कई बच्चों को ना मेरे वर्ड्स पे ना थोड़ा सा हंसी आती हुई कि इनकी इंग्लिश थोड़ी सी अजीब है। वो अजीब इसलिए, हमारी हिंदी भी अजीब, क्योंकि हम हरियाणा वाले हैं, तो हरियाणा वालों की जुबान पे ना हरियाणवी टच रहता ही है। ठीक है, तो हम चाहे कितना ही अच्छा बोलें, कई बार होता है कि देखो हम लोकल इन्वायरमेंट में रहे ना, तो हमारी जो टंग पे इतना ज्यादा वो फ्लो आ गया है कि हम कुछ भी बोले उसमें हरियाणवी जैसी फील आती ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा सबको अजीब लगता होगा कि मैडम कैसे इंग्लिश बोलती है, तब भी लगता है कि हरियाणवी बोल रही है। ऐसा ना सबका अलग अलग टच होता है। जैसे बिहार से कोई टीचर पढ़ा रहे होंगे तो उनके मुंह पे भी ना उनकी थोड़ा कहीं ना कहीं वो टच आ जाता है जो उनकी मदर टंग है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही। तो तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी सेंट पे ध्यान मत दो। ठीक है, अब देखेंगे ये मेरा ठीक है बहुत बोलती हूँ ना मैं। कोई नहीं, देखो अब हम क्या कहेंगे कि सेकंड पॉइंट क्या था, वो क्या होना चाहिए, स्टेबल। क्या होना चाहिए, स्टेबल। हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा था, याद है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किया था कल, सचित लेक्चर ही अपलोड नहीं हुआ, कोई नहीं। तो हमने क्या देखा, जब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था उसने हीट किल्ड एस बैक्टीरिया डाले थे, उसके अंदर बैक्टीरिया डैमेज हो गया था लेकिन उसका डीएनए डैमेज नहीं हुआ था। डीएनए डैमेज हो जाता तो वो ट्रांसफर ही नहीं होता ना, तो डीएनए उसके अंदर डैमेज नहीं हुआ था और सब चीजें क्या हो गई थी, डैमेज। तो इससे क्या पता चलता है, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। क्या लिखा हमने, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। ठीक है,
हमने क्या, इसके रीजंस क्या है, इसके रीजंस क्या है, इसका रीजन एक ये है, इसका रीजन स्पेशली हमने क्या देखा कि हमने जब आरएनए के बारे में पढ़ा था शुरू शुरू में, तब हमने कहा था ये कैटलिस्ट के फॉर्म में भी काम करता है। देखो कैटलिस्ट वो होते हैं जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है अपना आरएनए क्या है, रिएक्टिव है। सेकंड पॉइंट मैंने क्या डिफरेंस बताया था, सेकंड डिफरेंस मैंने बताया था कि आरएनए के सेकंड पेंटोज शुगर जो राइबोस शुगर है उसके सेकंड कार्बन पे OH प्रेजेंट है। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जो OH ग्रुप होता है, केमिस्ट्री में किसी ने पढ़ा हो तो OH ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसी वजह से अपना आरएनए क्या है, अपना रिएक्टिव है। और साथ के साथ एक डिफरेंस ये है कि इसके अंदर एक डिफरेंस क्या बताया था मैंने, एक डिफरेंस ये था कि आरएनए में क्या होता है, थायमिन की जगह क्या होता है, अपना थायमिन की जगह क्या होता है, यूरासिल। क्या होता है, यूरासिल। अब ये सोचोगे कि इनमें से स्टेबल कौन है, थायमिन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू यू। और एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि रिपेयरिंग, डीएनए में क्या होती है, रिपेयरिंग। बाय चांस कहीं पे कोई भी गलती हो जाए तो अपना जो डीएनए के पास एक मैकेनिज्म है कि वो उस गलती को सुधार सकता है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस, ये रिपेयरिंग में काम आता है। किसमें, रिपेयरिंग में। टी अपना रिप्लेसमेंट कर सकता है, टी अपना रिप्लेसमेंट कर सकता है और सही हो सकता है, बल्कि यूरासिल सही नहीं हो सकता, उसमें जो चेंज आ गया वो आ गया। तो हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन किसके अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी, हमें आरएनए के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इस डिफरेंस से हमें क्या पता चलता है, डीएनए के पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया है, जबकि आरएनए ने अपना एक पॉइंट स्टेबिलिटी और म्यूटेशन की फॉर्म में खो दिया। ठीक है, इस रेस में अब कौन आगे है, इस रेस में आगे अपना डीएनए। ठीक है, ओके। और एक डिफरेंस और बताती हूँ, जो तुमने सुना ही होगा, जो कोरोना वायरस चला हुआ है, कोरोना वायरस के आए दिन म्यूटेशन आते रहते हैं, म्यूटेंट आते रहते हैं, ये म्यूटेंट अल्फा, डेल्टा और ओमनिकॉन, पता नहीं क्या क्या से वेरिएंट आ रहे हैं। ये वेरिएंट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था, वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, मैक्सिमम वायरस के अंदर क्या होता है, आरएनए। ठीक है, अब ये जो आरएनए है, यही आरएनए जेनेटिक मटेरियल किसका है, अपने कोरोना वायरस का। और कोरोना वायरस के अंदर म्यूटेशन ज्यादा हो रही है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि म्यूटेशन किसके अंदर जल्दी होती है, म्यूटेशन जल्दी होती है अपने आरएनए के अंदर। और उनके पास क्या है, आरएनए ही है, और वो म्यूटेशन कर करके क्या कर रहे हैं, नया वेरिएंट लेके आ रहे हैं। आई समझ में, ओके। अब हम क्या देखेंगे, अब इसके साथ साथ हमें एक चीज और देखनी है, वो क्या है, थर्ड। हमने इसमें 4 पॉइंट पढ़े थे, 4 पॉइंट में पहला पॉइंट क्या था अपना, कि ये रेप्लिकेशन कौन कर सकता है, डीएनए भी कर सकता था, आरएनए भी कर सकता था, हमने दोनों को एक एक पॉइंट दे दिए। फिर आता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, डीएनए की ज्यादा है एज कंपेयर टू आरएनए। इसी वजह से होगा क्या, हमने किसको एक पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिया, डीएनए को एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया। फिर अपना क्या था, म्यूटेशन वाला पॉइंट, कॉमन सी बात है, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसके अंदर म्यूटेशंस कम होंगी। इसी वजह से हमने किसको पॉइंट दे दिया, एक और पॉइंट अपने डीएनए को, अपने डीएनए को। देखो आई समझ में। फिर अपना क्या था, मेंडेलियन कैरेक्टर, क्या है, मेंडेलियन कैरेक्टर की फॉर्म में कौन शो करेगा। तो देखो एक बात जो इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मिटा दूं, चलें देखिए, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, क्या बनता है, आरएनए। और आरएनए से क्या बनता है, अपना प्रोटीन। और यही प्रोटीन एक्चुअल में क्या है, मेंडेलियन कैरेक्टर्स। क्या है, मेंडेलियन कैरेक्टर्स। आरएनए से ही डायरेक्टली क्या बनते हैं, मेंडेलियन। जैसे हाइट का कैरेक्टर है, हाइट की इंफॉर्मेशन जरूर किसके पास थी, डीएनए के पास थी, बट उसका एक्सप्रेशन किसने किया, आरएनए ने। डायरेक्टली किस पे डिपेंड है अपने ये मेंडेलियन कैरेक्टर, आरएनए पे, नॉट ऑन डीएनए, नॉट ऑन डीएनए। आई समझ में। तो आरएनए के चारों तरफ ही अपनी क्या है, मशीनरी है, जो मेंडेलियन कैरेक्टर को क्या करती है, शो करती है। इसी वजह से हमने आरएनए को एक पॉइंट दे दिया। अब इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें कितने पॉइंट आए, इसके पास 3, इसके पास कितने पॉइंट आए, 2। तो हम क्या कहेंगे कि डीएनए
is a better genetic material as compared to RNA। तो ये किस पॉइंट में जीता? डीएनए किस पॉइंट में जीता था? डीएनए 2 पॉइंट्स में जीता था। वो पॉइंट्स इसके क्या थे कि ये क्या है? स्टेबल है। क्या है ये? स्टेबल है। स्टेबल है बिकॉज ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। मान लो तुम्हारे पास क्या हो, सीडी हो। क्या हो? सीडी हो। और वो सीडी कैसी हो कि जो साइड में होता है ना, ऐसे सीडी, सीडी ऐसे होती है, सीडी ऐसे होती है, ऐसे होती है ना। मान लो मैंने क्या किया, इसको हटा दिया, तो कौन सी ज्यादा स्टेबल है? ये वाली सीढ़ी। तुम किस पे चढ़ना प्रेफर करोगे भाई? जो मतलब सेफ हो, स्टेबल हो, उसी पे चढ़ना प्रेफर करोगे? इस पे प्रेफर करोगे, इस पे प्रेफर करोगे? तो तुम इस पे प्रेफर करोगे बिकॉज ये स्टेबल है, तुम्हें तसल्ली है कि भाई ये टूटेगी नहीं, इसकी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगी, गिरेंगी नहीं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्क है। सेम वैसे ही डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, तो डीएनए अपना ज्यादा स्टेबल है। तो नेचर ने किसको चूज किया? नेचर ने किसको चूज किया? अपने डीएनए को चूज किया। बिकॉज शुरू शुरू में क्या था, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल डेवलप हुआ था, बट ये क्या था, सिंगल स्टैंडर्ड होने की वजह से, और साथ के साथ इसकी कुछ केमिकल स्ट्रक्चर ऐसे थी, जैसे 2H पे 2 कार्बन पे क्या किसका प्रेजेंट होना, OH का प्रेजेंट होना, और साथ के साथ जो अपना आरएनए है, आरएनए में यूरासिल का प्रेजेंट होना इन द प्लेस ऑफ थायमीन। ये सब स्ट्रक्चर, ये सब चीजें इसको क्या बना रही थी? अनस्टेबल बना रही थी। तो नेचर ने क्या सोचा, भाई ऐसी म्यूटेशन होती रहेगी तो इंसानों से पता नहीं क्या क्या बनते रहेंगे, जबकि हम इंसान इतने सालों से, हजारों सालों से कैसे है? इंसान ही है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं किसी के 4 आंखें बन गई, किसी के 5 हाथ बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ। एक्चुअली में क्या किया नेचर ने, धीरे धीरे डीएनए को किससे रिप्लेस कर दिया? अपने आरएनए को किससे रिप्लेस कर दिया? डीएनए से, ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और जो चेंजेस आए वो स्लो आए, चेंजेस आए वो स्लो आए। आई समझ में? तो हमने क्या कहा, डीएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल एज कंपेयर टू आरएनए। सोच के देखो, अगर कोरोना वायरस की तरह हम भी अपना वेरिएंट बना रहे होते, इंसानों का वेरिएंट, जिसकी 4 आंखें हैं, किसी के 4 पैर हैं, कोई ऐसे चलता है, कोई दिखने में ऐसा है, तो कितना मैसी नहीं जाता इतनी सब चीजें। मान लो आज बंदर ऐसे हैं और कल देखें मतलब इतनी ज्यादा म्यूटेशन हुई उनके अंदर और उनके आरएनए में, अगर उनके पास आरएनए होता वो बंदर ही अजीब से हो जाते। तो कॉमन सी बात है, ये सब चीजें इतनी ज्यादा मैसी हो जाती टू हैंडल। तो नेचर ने क्या किया, नेचर ने मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स को क्या दे दिया अपना डीएनए जेनेटिक मटेरियल दे दिया। और जो वायरस जैसे खबीज से मीसने थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अंदर क्या ले लिया, आरएनए जेनेटिक मटेरियल ले लिया। और ये इसी वजह से हमारी पूरी दुनिया पे तांडव कर रहे हैं। क्या करें? तांडव। समझ में आ रही है? इतने इतने वेरिएंट आ रहे हैं इन्फ्लुएंजा का। पहले इन्फ्लुएंजा आ गया था, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, ऐसे वायरस आते जा रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि आरएनए अच्छा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आई समझ में? ओके, मैं मिटा दूं? ठीक है। अब हमने क्या देखा, अब हमने देखा, एक सेकेंड, टाइमिंग कितनी होगी इसकी? हाँ जी, अब हमने क्या देखा, 23 मिनट्स हो गए, अपन 45 मिनट का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। अब हम क्या देखेंगे, आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है। एक टाइम ऐसा था जब आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, बट वो अनस्टेबल था। अनस्टेबल होने की वजह से नेचर ने क्या किया कि भाई स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, अदरवाइज तो ये सब चीजें इतनी मैसी हो जाएगी, मैं हैंडल कैसे करूंगी। तो नेचर ने एज एडेप्टेशन क्या किया, आरएनए से डीएनए बनाया। डीएनए को क्या किया, फिर क्या किया, डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल घोषित कर दिया कि भाई मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए होगा, ताकि चेंजेस स्लो आए, मैं ताकि हर एक चीज को हैंडल इजिली कर सकूं। आई समझ में? देखो, कोरोना वायरस, एक वायरस में इतनी म्यूटेशन होने की वजह से पूरी अपना जो वर्ल्ड है वो कितना परेशान है। तो सोच के देखो, अगर इंसानों में वही म्यूटेशन हो जाती, जानवरों में वही म्यूटेशन हो जाती, तो क्या होता? सोचने की बात है। हम एक वायरस की म्यूटेशन को हैंडल नहीं कर पा रहे, जबकि हमारे पास करोड़ों अरबों स्पीसीज है। अगर हर एक में इतनी ज्यादा म्यूटेशन होने लग जाती तो कितना ज्यादा मैसी हो जाता कि हम तो दुनिया ही अजीब से हो जाती। ठीक है, तो हम कहाँ चलेंगे, अब हम चलेंगे रेप्लिकेशन पे। किस पे? रेप्लिकेशन पे। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। पहले हम मोटा मोटा समझते हैं। जो वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था, उन्होंने बताया था
कि डीएनए के कितने स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है हमारे अंदर, ठीक है। ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड है एज अ टेम्पलेट काम करेंगे, ये एज अ टेम्पलेट काम करेंगे। टेम्पलेट का मतलब क्या है, एज अ पेरेंट काम करेंगे। जैसे ये मान लो 3 2 5 है, ये ऐसे है, ठीक है, क्योंकि अपोजिट स्ट्रैंड जो स्ट्रैंड होते हैं वो अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं। अब हमने क्या देखा, इन्होंने बोला कि ये क्या करेंगे, दोनों टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। मान लो यहाँ पे क्या था, ए था, यहाँ पे क्या था, मान लो टी था, यहाँ पे क्या है, मान लो जी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे पी, सॉरी यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे जी। तो मान लो इसके अपोजिट क्या होंगे, यहाँ पे जी सी जी ए ए, सॉरी, ओहो ये भी मसला रहता है। हाँ जी, ठीक है, देखो ये ऐसे स्टैंड थे, ये अलग अलग हो गए। अब होगा क्या, दोनों एज अ पेरेंट काम करेंगे, एज अ पेरेंट काम करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके साथ दूसरा स्टैंड इसके बिल्कुल पास में बन जाएगा। और देखो अब यहाँ पे ये देखो कि इनकी पोलैरिटी क्या होगी, इनकी पोलैरिटी यहाँ पे क्या आएंगे, ये 5 था तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 3, और ये 3 था तो यहाँ पे क्या आएगा 5। अब देखो यहाँ पे ए है तो इस पे अपने आप क्या आ जाएगा, टी, यहाँ पे सी, यहाँ पे जी, यहाँ पे टी, यहाँ पे ए, यहाँ पे जी, यहाँ पे सी, ठीक है। और यहाँ पे बना के देखो, यहाँ पे ए, यहाँ पे जी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे टी, यहाँ पे सी, और यहाँ पे जी, ठीक है। आए समझ में। अब होगा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री तो पता होगी ना तुम सबको, ठीक है, पता होगी। देखो ए के सामने हमेशा टी आता है वाया डबल बॉन्ड, जी के सामने सी आता है वाया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये दोनों जो स्टैंड बने हैं ये बिल्कुल पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर होंगे। ये ए था, यहाँ पे जी था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे टी था, यहाँ पे जी था, और यहाँ पे क्या था, सी था। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्रिटी कैसी होगी, यहाँ पे क्या आएगा टी, यहाँ पे क्या आएगा ए, यहाँ पे क्या आएगा जी, यहाँ पे क्या आएगा टी, और यहाँ पे क्या आएगा ए, और यहाँ पे क्या आएगा सी, और यहाँ पे क्या आएगा सी। तो हमने क्या देखा, ये दोनों क्या है स्टैंड, ये जो नए दो स्टैंड बने वो बिल्कुल सिमिलर है, किसके सिमिलर है, पेरेंट्स के सिमिलर है। लेकिन तो हमने ये तो हमें पता चल गया एप्लीकेशन कैसे हुआ। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है, जो नए जो डीएनए बने हैं, एक डीएनए ये, एक डीएनए ये जो नए डीएनए बने हैं इसमें से एक स्ट्रैंड किसका है, पुराना स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड किसका है, पुराना स्ट्रैंड है। किसका स्ट्रैंड है, वो पुराने वाले डीएनए का स्ट्रैंड है। तो दोनों स्ट्रैंड इसमें नए नहीं है, एक स्ट्रैंड किसका है, इसके पेरेंट का है, और दूसरा स्ट्रैंड जो नया इसके अंदर बना है, ठीक है। आई समझ में आपको। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव। क्या है, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव क्यों, क्योंकि इसके जो एक जो स्ट्रैंड है वो किसका स्ट्रैंड है, पेरेंट वाला स्ट्रैंड है, और एक स्ट्रैंड वो है जो इसके अंदर क्या बना है, नया बना है। आई समझ में, क्या बना है इसके अंदर, नया बना है। ओके, तो इसी वजह से इसको क्या बोला हमने, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्या बोला है हमने, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो हमसे पूछा जाए कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। और ये किसने बताया था, ये हमारे साइंटिस्ट वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। जैसे ही इन्होंने डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स मॉडल दिया डीएनए का, उसी टाइम इन्होंने ये बात कंफर्म कर दी थी कि ये अपना जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। क्या करेगा, सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करेगा। आई समझ में। ओके जी, टाइमिंग देखते हैं फिर, नहीं तो अदरवाइज अपन अपना आगे का एक्सपेरिमेंट करेंगे। नहीं अभी तो टाइमिंग पड़ी है आराम से, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे कि ये डीएनए क्या सच में सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करेगा। तो हम क्या करेंगे, प्रूफ
ओ, आज मेरी एनर्जी काफी लो है, ठीक है, तो कभी सोचो कि आज समझ में नहीं आ रहा, बट अदरवाइज मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आए। ओके। आज मैं स्लाइड भी प्रिपेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं लेट उठी थोड़ी सी, क्योंकि मैं कल थक गई थी, कल पहुंची हूँ मैं नोएडा से सार। देखें, प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। बैटरी, चले जी, ये कल करना पड़ेगा, ये मेरे इसकी बैटरी बिल्कुल डेड होगी आई थिंक। हाँ, बैटरी डेड होगी, ठीक है। तो हम ये कंटिन्यू करेंगे कल से, छोटा सा ही लेक्चर है, कल वाला भी तुम्हें रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी, तो दोनों लेक्चर साथ में अपलोड होंगे। ओके। ओके जी, ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहें और बीमारियों से बचे रहें। थैंक यू।